माँ, मैं अब वो घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। आप जानती हैं कितनी महंगाई है, और फिर मेरी पत्नी भी उम्मीद से है। आपको तो पता ही है आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है। मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी 100 खर्चे निकल आते हैं। मैं आपका खर्चा अब और उठा नहीं सकता। जितना उठा सकता था उठा लिया, अब आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मम्मी तो ये भाई के मुंह से शब्द सुनकर ही हक्का बक्का रह गई थीं। वो बोली, विवेक, ये तो क्या कह रहा है? जानता है ना, हम माँ बेटी का इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। अगर तूने ही हमसे हाथ खींच लिया तो फिर हम दोनों क्या करेंगे? मेरे भाई ने कंधे उचका दी और बोला, माँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगी। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ। नहीं तो आप जानते ही हैं कि मुझे तुम दोनों की कितनी परवाह है। लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद अपने घर से परेशान हूँ। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी बोली, विधवा का ख्याल नहीं तो अपनी बहन का ही ख्याल कर ले। तू हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है? तेरे सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? मम्मी की बातें सुनकर भाभी भी कमरे से बाहर आ गई थीं। कहने लगीं, विवेक, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी माँ हमें सुकून से जीने नहीं देंगी। ये बहुत ही बेशर्म हैं। आपने साफ साफ शब्दों में अपनी मजबूरी इनके सामने रख दी है, मगर मजाल है जो इन्हें आपका एहसास हो। उल्टा अपनी मजबूरियाँ आपको गिनाने लगीं। विवेक भाई कहने लगा, सुषमा, तुम ठीक कहती हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो, हम आज शाम को ही घर से निकल जाएंगे। मम्मी जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं नहीं विवेक, ऐसा मत करना। ठीक है, तू घर में खर्चा मत देना, मगर घर से तो मत जा। तेरे बिना हम दोनों का क्या होगा? मेरे लिए तो यही बहुत होगा कि तू घर में मौजूद रहेगा। तेरी वजह से मेरी बेटी भी सुरक्षित रहेगी, कोई गंदी नज़र उस पर नहीं डालेगा। जिस पर भाई बोला, माँ देख लें, आपके पास अभी समय है, सोच लें आप हमें घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं। इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया था। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई थीं। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गई। मम्मी मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी थीं। मैं ऊंची आवाज़ में बोली, मम्मी, दोनों पति पत्नी को घर से निकाल कर बाहर करो। ये घर आपके नाम पर है। ये दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रखेंगे, हमारा खर्चा निकलता रहेगा। तो हमने उन दोनों को यहाँ रखकर करना ही क्या है? मम्मी ने मेरे होंठों पर हाथ रख दिया था। कहने लगी, नंदिनी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, चुप हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। वो मेरा इकलौता बेटा है, भले खर्च ना दे लेकिन मेरी आंखों के सामने तो रहेगा, और उसकी वजह से तू भी सुरक्षित है। तेरे सर पर भाई का साया तो रहेगा। मम्मी की बातों पर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मम्मी की हालत को देखते हुए मैं चुप हो गई। मुझे अच्छी तरह से इस बात का एहसास था कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से बहुत नफरत करती थीं। उनका बस नहीं चलता था कि वो हमें घर से ही निकलवा देती। पापा जब तक जिंदा थे उस समय भी भाभी ने घर में बहुत लड़ाई झगड़े डाले थे। भाई हर बार पत्नी की ही साड़ लेता था। तब पापा कहते कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों पति पत्नी तुम दोनों को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त कर पाएंगे। पापा बड़े अच्छे इंसान थे, शायद उन्हें पहले ही आभास हो गया था, और ये था कि उनके बाद हमारे साथ इस घर में कैसा व्यवहार होने वाला है। पापा के मरने के बाद सिर्फ 1 ही साल हुआ था कि भाई ने आंखें हमारी तरफ से फेल ली थीं। उन्होंने मम्मी के इलाज के लिए भी पैसे देना बंद कर दिए थे। मम्मी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की मरीज थीं। उन्हें रोज़ की बुनियाद पर गोली खाने की ज़रूरत पड़ती थी। मगर जब भाई ने पैसों से हाथ खींच लिया तो मम्मी ने दवाई खाना ही छोड़ दिया था, और इस वजह से मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थीं। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें माथे पर रखी हुई थीं, और अब वो हमारे खाने पीने के खर्च से भी हाथ खींच रहे थे। साफ शब्दों में कह दिया था कि वो अपना किचन अलग करना चाहते थे। अपनी विधवा माँ और अनाथ बहन से, जिनका कमाने वाला कोई नहीं था। एक भाई उनका इकलौता सहारा था, अब वो भी उन्हें बेसहारा छोड़ने वाला था। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थीं, चुपचाप आंसू बहाती रहती थीं। मैं उनको बार बार दिलासा देती, मगर मेरे दिलासे पर मुझसे वो यही सवाल करती कि नंदिनी, अब हमारा क्या होगा? हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से होगा? मम्मी की बात सुनकर मैं भी चुप हो जाती थी, क्योंकि मम्मी के सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। शाम तक हम माँ बेटी अपने ही परेशानी में खोए रहे। जब भाभी अपने कमरे से बाहर आई थीं और बड़े गुस्से से बोली थीं, आज कोई किचन में दाखिल होगा या नहीं? क्या कोई घर में मर गया है जो इस तरह से दुख मनाया जा रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं उम्मीद से हूँ? 6ठा महीना लग चुका है, और इन दिनों में औरत को वैसे ही भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ पर बैठी हुई हो।
किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। मम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गईं, लेकिन मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। मैं बोली, भाभी, जब हमने कुछ खाना नहीं है तो पकाना क्यों? हमारे पास तो ना पैसे हैं जिनसे अपने लिए सब्जी ले आएं, और ना हमारे पास खुद का राशन है कि जिससे रोटी ही बनाकर खा लें। हमारे पास इकलौता हमारा एक भाई था, वो भी हमसे छीन लिया है। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे? आप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाएं और हमें तंग न करें। मेरी बात सुनकर भाभी गुस्से से आग बबूला हो गई थीं। बोली, नंदिनी, तुम तो बहुत ही बदतमीज हो गई हो। अगले घर जाकर क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम जल्द ही तलाक लेकर हमारे सिर पर वापस आकर बैठ जाओगी। मैं बोली, पता नहीं भाभी, मैं ज़्यादा बदतमीज हूँ या फिर आप। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने किस तरह एक माँ से उसके जिगर का टुकड़ा छीन लिया है? समय से डरें जब भगवान आपकी कोख से आपकी औलाद भी छीन लेगा तो। मेरी चलती जबान को भाई के जोरदार थप्पड़ ने रोक दिया था। मालूम नहीं कि घर के अंदर भाई कब दाखिल हो चुका था। जब उसने मेरे मुंह से अपने बच्चे के लिए ये शब्द सुने तो खुद पर काबू नहीं रख पाया और आते ही मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। मैं सदमे से अपने गाल पर हाथ रखे भाई की तरफ देख रही थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया हो। मैं भागती हुई अपने कमरे में चली आई थी। मम्मी भी मेरे पीछे पीछे आ गई थीं। मम्मी बहुत गुस्से में लग रही थीं। कहने लगी, नंदिनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें इस तरह के शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए थे। तुमने मेरे पोते को बद्दुआ क्यों दी? तुम्हारा गिला शिकवा तुम्हारी भाभी से था, उस मासूम जान से तो नहीं था जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, और तूने उसी को बद्दुआ दे दी। मैं भी अपने शब्दों पर शर्मिंदा थी। जो कुछ मेरे मुंह से निकला था वो गुस्से की वजह से निकला था। ऊपर से भाई के थप्पड़ ने मुझे और भी डरा दिया था। मैं भागकर मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, मम्मी, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। मैं उस छोटे से बच्चे को बद्दुआ देना नहीं चाहती थी। मैं तो भाभी को ये जताना चाहती थी कि अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी भगवान गलत ही करेगा। मैं चाहती थी कि मेरे ऐसा कहने से शायद भाभी डर जाएंगी और वो हमारे साथ अच्छा रवैया रखने लगेंगी। आप तो जानती ही हैं माँ, उन्होंने भाई को हमारे खिलाफ़ कर दिया है। मैं चाहती थी जैसे उन्होंने भाई को हमारे खिलाफ़ कर दिया है उसी तरह भाई का दिल हमारी तरफ से साफ भी कर दें। मुझे कहाँ पता था कि छोटी सी बात कैसे बतंगड़ बन जाएगा। मम्मी बहुत दुखी थीं। उन्हें मेरी भी हालत का एहसास हो रहा था। उन्होंने मुझे गले से लगाकर तसल्ली दी। इतने में भाई कमरे में आ गया था। कहने लगा, मम्मी, अगर ये रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो किचन में चली जाएं। मेरी पत्नी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दें। मम्मी ने जल्दी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और कहने लगी, हाँ हाँ विवेक, तुम चिंता मत करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। मम्मी ने मुझे छोड़ा और कमरे से बाहर चली गई थीं। मुझे लगा शायद उन लोगों का दिल मोम हो गया है। वो चाहते हैं कि खाना मम्मी ही बनाएंगी, तो इसका यही मतलब था कि खाना 2 लोगों के लिए नहीं बल्कि 4 लोगों के लिए ही बनेगा। रो रो कर मेरे भी सिर में दर्द होने लगा था और जोरों की भूख भी लगी हुई थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही डर था कि कहीं भाई मुझ पर फिर से गुस्सा न करने लगें। मुझे मम्मी का इंतज़ार था कि कब वो कमरे में आएंगी और मुझे खाना देंगी। यूं ही इंतज़ार करते करते रात के 9 बज गए थे। जब मम्मी कमरे में दाखिल हुई तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी, मगर ये देखकर तो दंग रह गई थी कि मम्मी के हाथ तो बिल्कुल खाली थे। मैं बोली, मम्मी, मेरा खाना कहाँ है? मेरी बात सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी, बेटा, सारा दिन मजदूरी करती रही हूँ किचन में, खाना तो मुझे भी नहीं मिला तो तुझे कहाँ से मिल पाएगा। इतना काम तो मैं किसी गैर के घर में जाकर करती, तब भी वो मुझे 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी ज़रूर दे देता। मगर ये अपने लोग हैं, तुम जानती हो ना कि अपनों के ही ज़मीर सबसे पहले मर जाते हैं। मैं उठकर अपनी मम्मी के पास आ गई। मैं बोली, मम्मी, आपको भूख लगी है? मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया था। ये देखकर मेरा कलेजा कट कर रह गया था। मैं बोली, आप चिंता न करें, मैं अभी कुछ इंतज़ाम करती हूँ। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बाहर न जाने का इशारा किया। क्या बात है मम्मी, आपने मुझे रोक क्यों लिया? तो उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। कहने लगी, मेरे लिए कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से चला जाए या फिर हमें ही घर से निकाल दे। तुम्हें पता है ना, जब तक एक मर्द घर में होता है वहाँ की औरतें सुरक्षित रहती हैं। अगर घर में मर्द ना हो तो दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग भी बातें बनाने लगते हैं और लोगों की ज़बान तो नहीं रोक सकते ना। इसलिए मेरी बच्ची, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तेरा भाई नाराज़ होकर घर छोड़कर चला जाए।
मैं बोली, मम्मी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आपको और दुख देना नहीं चाहती, आप मुझ पर विश्वास रखें। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर चली गई। वो तो अच्छा था कि हॉल खाली पड़ा था। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई। मैंने पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाया। पड़ोस वाली सरला आंटी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थीं। मुझे विश्वास था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी। दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर वो हैरान रह गई थीं। कहने लगीं, क्या बात है नंदिनी बेटा, इस समय हमारे घर कैसी आ गईं? मैं बोली, आंटी मम्मी को बहुत भूख लगी है और घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। आपके पास कुछ खाना पड़ा हो तो मुझे दे दें। मेरी बात सुनकर आंटी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगीं, तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने भी आंटी को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि भाई ने अपना खाना पीना सब अलग कर लिया है और हमारे खर्चे उठाने से मना कर दिया है। आज मम्मी सारा दिन किचन में काम करती रहीं, उसके बाद भी उन्होंने मुझे और मम्मी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटी बना कर दी और एक कटोरी भरकर सब्जी भी दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गई थी। मम्मी को खाना दिया तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। कहने लगीं, बेकार में दूसरों के दरवाजे पर हाथ क्यों फैलाया? मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे लिए खाना मांग कर लाओ। मैंने तो कभी तुम्हें लोगों को मांगना नहीं सिखाया। मैं बोली, मम्मी जब अपने ही बेगैरत हो जाएं तो दूसरों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं। मैंने जैसे तैसे करके मम्मी को वो खाना खिलाया। मम्मी कहने लगी, नंदिनी कभी कभी मुझे तुम्हारी ज़बान से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं तो मेरी खातिर कोई बड़ा तमाशा खड़ा ना कर दो। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जब तुम्हारे भाई ने आंखें फेर ही ली हैं तो तुम भी खुद को हालात पर छोड़ दो। तुम अपनी भाभी से जबान लड़ाती हो तो मुझे बहुत चिंता होती है। जब इस तरह के हालात होते हैं तो मेरा बीपी बढ़ने लगता है। मम्मी की बातें सुनकर मैं चुप हो गई थी। मैंने मम्मी से वादा किया कि मैं आगे से भाभी से कोई जबान दराजी नहीं करूँगी। अगले दिन सरला आंटी हमारे घर आई थीं। उन्होंने मम्मी के हाथ पर 2000 रुपये रख दिए, लेकिन मम्मी ने पैसे लेने से मना कर दिया। सरला आंटी ने मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। कहने लगीं, अगर तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा था तो तुम मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। मम्मी पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर उन्होंने मजबूरी में पकड़ ही लिए थे। मम्मी ने सरला आंटी से वादा किया था कि वो जल्द ही उनके पैसे लौटा देंगी। सरला आंटी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा था कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए उपहार समझो, तुम इनको स्वीकार कर लो। मम्मी चुप हो गई थीं। आंटी के जाने के बाद मम्मी बाज़ार से आटा और कुछ सब्जियां वगैरह ले आई थीं। मम्मी ने अपना खाना बना लिया था। अब भाभी भूखी कमरे में पड़ी इस बात के इंतज़ार में थीं कि कब खाना बनेगा और ट्रे में रखकर मेरे सामने लाया जाएगा। लेकिन मैंने मम्मी से आज कह दिया था कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आप भाभी को खाना बनाकर हरगिज नहीं देंगी। जिस पर मम्मी कहने लगीं, नंदिनी मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? तो मैंने भी मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। मैंने कहा, अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको उनकी फ्री की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत ही गैरतमंद मर्द था, आप उनकी पत्नी हैं। आप अपने आप को इतना ना गिराएं कि कोई भी आपको कुचल कर चला जाए। मम्मी खामोश हो गई थीं। जाहिर सी बात है उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर मैंने उन्हें अपने सर की कसम दे दी थी, इसलिए वो चुपचाप कमरे में बैठी रही थीं। मैंने उठकर कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर ली थी। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भरकर खाना खाया और आराम से लेट गए थे। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि किचन से बर्तनों के पटकने की आवाज़ें आने लगी थीं। फिर भाभी ने आकर हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था। कहने लगीं, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थीं? अब जो मैं खाना देखने गई हूँ तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मम्मी कहने लगीं, मेरी दोस्त ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उन्हीं से मैं राशन लेकर आई थी और हम माँ बेटी ने अपने लिए खाना बना लिया है। तुम भी अपने पति की लाई हुई कमाई से खाना बनाकर खा लो। भाभी कहने लगीं, आप लोगों को पता है मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं काम कर सकूं। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है, फिर मुझसे तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो? जिस पर मैं बोली, अगर आपकी हालत है आप काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता कि इस हालत में भगवान से डरना चाहिए? मम्मी ने मुझे जल्दी से चुप रहने का इशारा किया तो मैं गुस्से से पैर पटकती हुई बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। भाभी ने जल्दी से भाई को फ़ोन करके घर पर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाज़ा पीट रहा था। कहने लगा, मम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आएँ। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नाम में सिर हिला दिया कि आप दरवाज़ा मत खोलिएगा।
मगर भाई ने इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा कि मम्मी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाई गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रख दिया था। कहने लगा, मुझे पता है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत तो है नहीं कि वो अपनी बहू के साथ इस तरह का बर्ताव करे। तुमने ही माँ को हमारे खिलाफ भड़काया होगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि घर में फसाद मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते इंसान के साथ तुम्हारी शादी करके इस घर से निकाल दूंगा। आज दोबारा भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं गुस्से से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हैं। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन ले। इससे तो अच्छा था कि आप ये घर छोड़कर ही चले जाते, मगर आप में इतनी गैरत कहाँ है, आप तो बेगैरत हैं। मेरी ये बात सुनकर भाई ने एक और थप्पड़ मारा था, जबकि मम्मी चुपचाप आंसू बहाती हुई ये सारा तमाशा देख रही थीं। मैंने गुस्से से बोला, मम्मी आप मेरे लिए क्यों नहीं बोलती? लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैंने अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई थी। मैं रोती जा रही थी और सड़क पर चलती जा रही थी। मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई तो मैंने मुड़कर देखा। मम्मी तेज़ तेज़ कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थीं। वो जल्दी से मेरे पास आईं। मेरी माँ रो रही थी। माँ की आंखों में आंसू देखकर मैं भी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मम्मी ने रोते हुए कहा, देखा ना, वही हो गया जिसका मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर जो आप छोड़ आई हैं वो आपके पति का था, जो मरने से पहले आपके नाम पर कर गए हैं। उनको घर से निकाल दें और आप अपने घर में जाकर बैठें। मैं जहाँ मर्जी वहाँ चली जाऊँगी। मम्मी कहने लगीं, मैं अपनी जवान जहान बेटी को क्यों अकेला छोड़ दूँ? मुझे बताओ, तुम कहाँ जाओगी? मैंने जवाब नहीं दिया तो मम्मी रोने लगीं। कहने लगीं, या भगवान, इस ज़िंदगी से तो अच्छा है कि तू मुझे मौत ही दे दे। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया था। मैंने जल्दी से मम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें ना करें। मम्मी बोली, आखिर बताओ तो तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि मैं मौसी के घर जाने वाली थी। मौसी का नाम सुनते ही मम्मी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगीं, मैं अपने दुखों में इतना ज़्यादा घिर गई थी कि अपनी बहन का ध्यान ही नहीं आया। चलो हम उनके घर ही चल रहे हैं। वो एक अच्छी औरत है, हमें अपने घर में आसरा दे देगी। फिर हम दोनों माँ बेटी मौसी के घर चले गए थे। मेरी मौसी दूसरे शहर में रहती थीं। वो बहुत ही अच्छी औरत थीं। हमने उनके घर जाकर अपने सारे हालात उन्हें बता दिए थे। मौसी ने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया था। मौसा जी भी अच्छे इंसान थे। उन्होंने भी हमारे आने पर कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि वो तो कह रहे थे कि आप लोगों का ही घर है, जिस तरह मर्जी रहे उस तरह रहें। मेरी मौसी एक नर्स थीं। वो सुबह सवेरे ही घर से निकल जाया करती थीं और फिर घर के काम के लिए उन्होंने एक नौकरानी रख ली थी। यहाँ मैं और मम्मी बहुत ही चैन से रह रहे थे। हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे जब एक दिन अचानक मौसी की तबीयत बिगड़ गई थी। मम्मी उनकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थीं। मौसी ने कहा था, परेशान होने की कोई बात नहीं, मौसमी बुखार है, जल्दी ही उतर जाएगा। मगर मौसी को इस बात की चिंता थी कि इन दिनों अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर आपने अब और ज़्यादा छुट्टी की तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। मौसी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थीं क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो कहती थीं, अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, घर में रहकर तो दरो दीवार को तक तक कर मैं पागल हो जाऊँगी। मैंने मौसी से कहा कि अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी जगह अस्पताल चली जाया करूँगी। मौसी को मेरा मशवरा अच्छा लगा था। कहने लगीं, हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, अगर वो अनुमति दे देगा तो तुम चली जाया करना। फिर उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने अनुमति दे दी थी, क्योंकि डॉक्टर को भी पता था कि मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल जाने के लायक नहीं है और डॉक्टर को भी नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अस्पताल जाने लगी थी। मौसी ने मुझे एक बात कही थी कि नंदिनी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने मौसी की इस बात को पल्लू से बांध लिया और अस्पताल जाने लगी थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर नर्स थी जो मुझे मेरा काम समझा दिया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था क्योंकि मुझे काम का तजुर्बा तो था नहीं। उसी नर्स ने मुझसे सिर्फ मरीजों का ख्याल रखने के लिए कहा था। जैसे ही किसी मरीज़ की हालत ख़राब होने लगती, मैं वहाँ से जाकर किसी डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लाती थी। ऐसे ही करते करते कई दिन गुजर गए थे। मैंने अस्पताल में किसी से ज़्यादा बात नहीं की थी।
एक दिन एक कम उम्र और खूबसूरत सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, तुम बहुत उदास रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी और अपने सारे हालात उसके सामने खोल कर रख दिए थे। वो भी मेरी बात सुनकर उदास हो गई थी। कहने लगी, तुम भी अपने लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। बल्कि ऐसा करो कि जब तक तुम्हारी मौसी अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ा बहुत अपना काम देख लो। मैं बोली, ये कैसे मुमकिन है? वो बोली, तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें पैसे दिलवा दिया करूँगी। वहाँ की मासी छुट्टियों पर है। मैंने उसकी ऑफ़र कबूल कर ली, मगर मौसी से मैंने ये बात छुपा ली थी। अब मैं लेबर रूम की सफाई करने लगी थी और नर्स के अनुसार वहाँ के कचरे की थैलियाँ उठाकर बाहर फेंक देती थी। बदले में वो नर्स मुझे हज़ारों रुपये दे देती थी। मैंने एक हफ्ते में ही 18,000 रुपये जमा कर लिए थे। मुझे इस काम के लिए बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर थी कि आखिर भला थैलियों में ऐसा क्या होता है कि नर्स वो काम सबसे छुपकर करने के लिए कहती थी। अब मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी थी। एक दिन मैंने देखा एक बड़ी सी गाड़ी उनको उठाकर ले जा रही थी। बहुत ही बड़ी सी गाड़ी थी, काले रंग की थी। वो कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब बात इतनी छोटी नहीं थी जितनी मुझे लगती थी। ज़रूर इसमें कोई राज छुपा हुआ था। और सच जानने के लिए एक दिन जब थैली उठाकर बाहर फेंकने गई तो मैंने थैली खोलकर देख ली। थैली खोलकर देखते ही मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि थैली में कचरा नहीं बल्कि उसी के अंदर तो अस्पताल की महंगी महंगी दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह थे। ये सरकारी अस्पताल था, यहाँ पर गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। मगर कुछ दिनों से अस्पताल में ये खबर उड़ रही थी कि यहाँ की दवाइयाँ और इंजेक्शन कम पड़ने लगे हैं। सीनियर्स डॉक्टर्स तो यही कहते थे कि शायद मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अब मैंने देखा था कि दवाइयाँ कम क्यों पड़ रही थीं, क्योंकि वो तो बाहर सप्लाई हो रही थीं और गरीब लोगों को दवाई कम पड़ने के चक्कर में बाहर से उन्हें दवाई खरीदनी पड़ रही थी। डॉक्टर गरीब मरीजों को पर्ची बनाकर दे देते जिस पर दवाएं वगैरह लिखी होती थीं और वो लोग मजबूरी में बाहर से दवाइयाँ खरीदते थे। अब मैं सारा खेल समझ गई थी। ये नर्स तो मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी। ये दवाइयाँ और इंजेक्शन बाहर डाल देती थी, जो कि एक गाड़ी आकर ले जाती थी। यकीनन ये दवाइयाँ किसी दूसरी जगह देकर वो लाखों रुपये कमा रही होगी। उसी की वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने ठान लिया था कि मैं इस गैर कानूनी काम में इसका साथ हरगिज नहीं दूंगी। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसका पर्दाफाश करके ही रहूँगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई थी। मैंने उसे सारी बात बता दी। डॉक्टर मेरी बात सुनकर हैरान थी। उसने पहले तो ये बात मानने से ही इनकार कर दिया था। फिर मैंने जब उसे सबूत दिया तो उसने मेरा धन्यवाद किया था और बोली कि अभी ये बात तुम किसी को मत बताना, मैं उन लोगों को पुलिस के हवाले करूँगी। फिर सीनियर ने पुलिस को बुला लिया था। जब नर्स ने मुझे कचरे वाली थैली फेंकने को कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था। उन्होंने थैली के अंदर से दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह बरामद किए थे। पुलिस ने उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की मदद की थी और सरकारी दवाइयों की गैरकानूनी सप्लाई के धंधे को बेनकाब कर दिया था। इसलिए मुझे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये इनाम में मिले थे और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस देने की ऑफ़र मिली थी। मैंने ये बात जब अपनी मौसी और मम्मी को बताई तो वो भी खुश हो गई थीं। फिर मम्मी ने कहा कि अब हम वापस अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि आराम से गुजारा कर लेंगे। अब तो मेरी मौसी भी ठीक हो गई थीं और वो अस्पताल वापस जाने लगी थीं। हम माँ बेटी अपने घर वापस आ गए थे। मुझे मेरे शहर में नर्सिंग की फ्री क्लासेस मिलने लगी थीं। भाई और भाभी हमारे आने पर पहले तो परेशान थे। भाभी की डिलीवरी का आखिरी समय चल रहा था, मगर अब भी वो हमारे साथ ज़बान लड़ाने से बाज नहीं आती थीं। मगर अब मुझे भाभी की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपना काम दिल लगा कर रही थी। मम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि विवेक, अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। भाई तो ये बात सुनकर ही घबरा गया था, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घर का किराया देना आसान बात नहीं थी। और फिर वो मजबूर हो गए और मम्मी से माफ़ी मांगने लगा था। मुझे समझ आ गई थी कि उन्होंने पहले घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया था ताकि उन्हें हमारा खर्च उठाना न पड़े। उनका इरादा तो घर छोड़ने का कभी था ही नहीं। कुछ समय बाद ही मेरी एक अस्पताल में अच्छी नौकरी लग गई थी और मैं अपने पैसे कमाने लगी थी। अब भाई और भाभी मेरे आगे पीछे फिरते थे। मैंने भी भाई और भाभी को माफ़ कर दिया था। मेरे ख्याल में अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और हम उसे माफ़ कर दें तो ये उस पर एहसान नहीं होता,
बल्कि हमारा खुद पर ही एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठा लेते हैं। मेरी माँ ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया था। मैंने घर में एक काम वाली भी रख ली थी जो घर के सारे काम काज कर जाती थी। भाभी भी अब मुझसे बड़ी शर्मिंदा सी रहती हैं। वो तो हमसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं हैं। अब मैं और मम्मी अपनी ज़िंदगी से खुश हैं और अब हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।